Let's start from case study number 3, India study 6. On 31st March X1, Jackson purchased 80% equity in for 190 million. Fair values of net assets included in the CFS were measured at 200 million. Fair value net assets कितनी थी इनकी? Is it its group policy to value the NCI in the subsidiary at the date of acquisition in its proportionate share of fair value of subsidiary? Jackson carried out its annual review on goodwill on CFS. No impairment had been evident when the reviews were carried out on 31st March X2 and X3. The review involved allocating the assets of Kalpan into 3 cash generating 3 CGU and computing the value in use of 3 each unit. Carrying value of individual unit before any impairment adjustment are given below. Unit A, B, C and all given and value in use. It was not possible to meaningfully allocate the goodwill on consolidation to individual CGU. जो हमने बात की थी कि individual पे नहीं कर सकते, but all other net assets. Intangible assets of Kalpan have no ascertainable market value, but all the current assets have a market value that is at least up to equal to their carrying value. ठीक है. The value in use of Kalpan as a single cash generating unit is 350. जब कंसोलिडेट करके देखेंगे सिंगल सीजीयू करेंगे तो उनकी 350 आ जाएगी VIU. Has and on December 1 X3 Jackson as a part of expansion plan open a new plant. ये अलग के लिए से ये अलग है. इतना ही है. ये तो इजी है. मतलब इसमें क्या है? गुडविल कितनी आएगी सबसे पहले ये बताओ. गुडविल पहले कैलकुलेट कर लेते हैं. 80% शेयर है फॉर 190 मिलियन और उसके नेट एसेट्स हैं 200 मिलियन के. यस. तो हमारे नेट एसेट्स हो गए 200 के. अब एनसीआई ऐड करना पड़ेगा. नेट एसेट्स हमारे कितने हो गए? 200 मिलियन के हो गए ना. 200 मिलियन देयर फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स. नेट एसेट्स हमारे 200 मिलियन. परचेज प्राइस हमारा है 190 मिलियन. और हमारी एनसीआई हो गई वो प्रोपोर्शनेट पे कर रहे हैं ना, तो 200 का 20% हो गया. 40 पे एनसीआई आ गई. 200 का 20%. हाँ, नेट एसेट्स का ही तो करते हैं ना वो. प्रोपोर्शनेट शेयर इन नेट एसेट्स में कर रहे कह रहे हैं ना वो भी. ये ऐसे नहीं होगा मेरे अकॉर्डिंग. इनटू 20% डिवाइडेड बाय 80%. 50. क्योंकि 200 नेट एसेट्स हैं ये. अच्छा, तो हाँ किसकी? हाँ, राइट. वो तो हमारे हिस्से के है ना. हाँ, वो क्योंकि वो हमारे हिस्से के है ना. फाइनेंशियल स्टेट सीएफएस में है. ओके ओके. हाँ, हाँ, करेक्ट सही बात. तो प्रोपोर्शनेट शेयर 50 आ जाएगा. तो इन दोनों का 50 आ टोटल जाएगा. 240 आ गया. तुम्हारी 240 गुडविल आ जाएगी 40 की. दिस माइनस दिस 40 की गुडविल है हमारे पास. राइट. कंसिडरेशन प्लस एनसीआई माइनस हाँ, एसेट. ठीक है. राइट राइट. अब हम करेंगे CGU 1 2 3 का एलोकेशन करेंगे. तो CGU 1 की इंडिविजुअली तो कुछ दी साइड हुई में नहीं करते है. हैं. क्यों? एक सेकंड. CGU नहीं, मतलब 1 इंडिविजुअल 2 एसेट्स की नहीं दे रखी ना, 3. बस उसकी दे रखी ना. बट इंडिविजुअल CGU को भी तो पहले एलोकेशन करनी पड़ेगी. कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट. हाँ, रिकवरेबल अमाउंट. तो हमें अब फॉर्मूला लगा देते हैं. इफ हमें कैरिंग अमाउंट ज्यादा चाहिए, कम रिकवरेबल अमाउंट कैरिंग ज्यादा. अमाउंट तो मैं कैरिंग अमाउंट इज ग्रेटर देन रिकवरेबल अमाउंट. तो इन दैट केस क्या चाहिए? रिकवरेबल अमाउंट, सॉरी, कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट. कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल. E4 लेस E5, अदरवाइज E4. हमारी फर्स्ट की कैरिंग अमाउंट कितनी है? 170 एंड 180. 170 180. नेक्स्ट 90 एंड 66. 66. सही आ रहा है इसका मतलब. 100 एंड 104. तो यहाँ पे हमारा ये लॉस आ गया. ये इम्पेयरमेंट कम हो गई है. बाकी में नो इम्पेयरमेंट लॉस. हाँ, मतलब हम रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट निकाल लेते हैं ना एक बार. रिवाइज्ड अमाउंट. हाँ, इम्पेयरमेंट लॉस. और 24 को हमें एलोकेट करना पड़ेगा तीनों के बीच में ना. अभी थोड़ी एलोकेशन होगी.
तो 24 तो इसका सीजी यूनिट बी का लॉस है ना, ये जो सीजीबी है। अच्छा, तो जब हमारे पास टोटल लेंगे तो टोटल में 24 को पहले इसके अंदर एलोकेट करेंगे, ऐसा? मतलब नहीं नहीं, अब तो हम रिवाइज कैरिंग अमाउंट पहले निकाल लेंगे ना यूनिट बी की। अब मतलब सारी की, जैसे इसकी तो 170, 60, उसकी 66 आ गई। अच्छा और तो इसकी 66 100 ले आ गई। लेंगे डायरेक्ट। हाँ, डायरेक्ट अच्छा, हमारी अमाउंट। अच्छा वैसे, अच्छा तो मैं, ओके ओके गॉट इट, 170 हाँ, एंड 100। 100। उसके बाद हमारी इसकी टोटल कैरिंग अमाउंट, रिवाइज कैरिंग अमाउंट हो जाएगी जितनी आ रही होगी 336 और 336। हमारी और टोटल हमारी वैल्यू इधर थी है 350। 350। मतलब यहाँ तो कोई नो इम्पेयरमेंट लॉस। नो इम्पेयरमेंट लॉस आ गया तो। नहीं, गुडविल, गुडविल भी तो ऐड होगी, 40 हाँ, गुडविल भी ऐड होगी, गुडविल 40। हाँ, प्लस 40। 40। अब आ जाएगा इम्पेयरमेंट लॉस 26 का। 26 का। 26 इम्पेयरमेंट लॉस। और अब ये राइट डाउन करेंगे गुडविल से, गुडविल से, फ्रॉम हाँ, ये गुडविल। 26 का सीधा फ्रॉम गुडविल चला जाएगा। तो गुडविल हमारी बच जाएगी नेट हमारी कितने की 14 की, बचेगी? 14 की। हाँ, 14 की बच 14 जाएगी। की। 14 चलो की। इसका आंसर देखते हैं, 3.2 क्वेश्चन नंबर। और कोई नहीं है, बस यही है, और इसमें क्वेश्चन नंबर है 7th। गुडविल ग्रॉस। एक सेकंड, अभी ज्यादा जूम करेगा। The goodwill on consolidation recognized in the CFS is 30 million. 80% फेयर वैल्यू टोटल की दी थी क्या वो? गुडविल, परचेज प्राइस लेस नेट एसेट्स, एनसीआई कंसीडर करते हैं ना? ये कैसे किया इन्होंने? प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन बेसिस पे लिया है, तो एनसीआई बुक्स में दिखाते ही नहीं ना। फुल, अगर फुल गुडविल अगर हम शो कर रहे हैं अगर फेयर वैल्यू पे, तब दिखाते हैं हम। अच्छा, हाँ, तो 80, इन्होंने 200 मिलियन इन्होंने पता है, फेयर वैल्यू थी क्या नेट एसेट्स की? उसने ही वो तो उसमें दिखा रखा था फेयर वैल्यू ऑफ गिवन नेट इन एसेट्स ऑफ सीएफएस। कल्पन लिमिटेड that were ओके, included in CFS were measured at 200 million तो of Kalpan सीएफएस के Limited अंदर included तो in उसके CFS. 80% ही तो होगा। हाँ, नहीं, इसमें पता है क्या कर रखा है इन्होंने? तुम ना नीचे देखो, इन्होंने ना गुडविल को फिर ग्रॉस अप कर रखा है। इन्होंने गुडविल को 80% से डिवाइड करके फिर नीचे 37.5 की वैल्यू निकाल रखी है। एक सेकंड। मैंने लिख रखा है ना कि इन्होंने गुडविल को ग्रॉस अप कर रखा है। Units A and B more than, however, the values in unit B in credits amount. This means that the assets unit amount impaired by 24 million. ये तो चलो B का आ जाएगा. Assets write down on pro rata basis. Intangible, ये देखो ये रही, वो भी हमें एक बार वैसे करना पड़ेगा, कि तुम एक बार अभी कह रही थी ना, वैसे अभी नहीं करना पड़ेगा इंडिविजुअल, वो भी हमें पहले एक बार करना पड़ेगा। अच्छा, इंडिविजुअल भी दे रखा था क्या उन्होंने? ये रहा, इंडिविजुअल कैरिंग अमाउंट तो दे रखी थी अंदर। नहीं, इंडिविजुअल कैरिंग अमाउंट। ओके। और current asset, the current assets are अच्छा अच्छा not impaired अच्छा, because they are ओके ओके। expected to realize at their carrying value when disposed कैरिंग of. अमाउंट। हाँ, अच्छा, हाँ, हमें सीजीयू के अंदर इंडिविजुअल एसेट्स को भी तो एलोकेट करना पड़ेगा ना। हाँ, हाँ करेक्ट। मैं वही कह रहा मैंने था वो ना। नहीं करा। हाँ। मैंने ये ध्यान ओके, नहीं दिया, मैंने ठीक है। मैंने देख लिया। Following this review, three inputs the goodwill are reviewed together. The impact is shown as this: recoverable amount of business as a whole. Goodwill C below 37.5 कैसे आई, अब उनकी देखते हैं. As per Appendix C, इन्होंने given that subsidiary is 80% owned, must be first be gross up to reflect the 100% investment. या गुडविल को हम 100% पे लेके आएंगे. हम्म तो अभी अगर जैसे इनके अकॉर्डिंग हम करें, तो हमने भी नेट एसेट्स को इन्होंने 160 पे लेके आए, तो 30 को किया, तो 30 को इन्होंने किया है, 30 डिवाइड बाय ये 80% को रिप्रेजेंट कर रहा है. हम्म द इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ 23.5 इज एलोकेटेड टू गुडविल, लीविंग द कैरिंग वैल्यू ऑफ द इंडिविजुअल. और हम यहाँ पे 37.5 कर दें, तो हमारा आंसर हाँ, करेक्ट हो जाएगा ना? हम्म तो कितना, 23.5 का इम्पेयरमेंट लॉस आ जाएगा. हाँ, ठीक है.
A table shows that फिर notional goodwill that relate to 100% is write down by 23.5 million to 14 million. और हमारी रिमेनिंग 14 बच जाएगी, ठीक है. However, the CFS goodwill is recognized is based on an 80% interest. So the loss that is actually recognized is 18.8 million. That is 23.5 multiplied by 80%, and the closing CFS goodwill figure will be at 11.2 million. और 30% लेस. अच्छा, कैसे कैलकुलेशन की बात कर रहे थे. तो जितनी हमारी रिमेनिंग बची होगी तो हम इस CFS जब हम बना लेंगे तो गुडविल हम दिखाएंगे टू द एक्सटेंट ऑफ 11.2. 11.2 हमारी रिमेनिंग गुडविल आई, ये ध्यान रखना है. क्योंकि एक्चुअल में जो इम्पेयर होगी वो तो पूरा ही सीजी होगा ना, PSNA उसका पे भी थी, हम ठीक है. शेयर नहीं कर सकते ना. हाँ, got it. अगर PSNA बेसिस पे करें तो पहले हमें नेट एसेट्स को भी 80% पे लेके आना पड़ेगा. यही होगा ना, अगर हम ये एलोकेट कर दें नहीं. तो गुडविल के लिए नेट एसेट्स हम दिखा नहीं रहे. हाँ. ओके. तो नेट एसेट्स हम दिखा नहीं रहे तो हमें यही कंपैरिजन करना पड़ेगा. 30 दिखा के 30 को फिर क्रॉस अप करेंगे. क्रॉस गुडविल, और करेंगे. ये गुडविल हमारी कहाँ पे है? गुडविल इन CFS. ये भी ध्यान रखना है. सीएफएस. हाँ. CFS में कितनी है? और फॉर इम्पेयरमेंट कंसीडर, इम्पेयरमेंट के लिए अब जब IAS इम्पेयरमेंट के 36. लिए वो 100% ग्रॉस अप करेंगे. ओके, समझ गई मैं. क्योंकि जो हम यहाँ पे नेट एसेट्स को कर रहे हैं वो तो हम 100% नेट एसेट्स को ही कर रहे हैं. हाँ, तो हम वो तो ऐसे हंड्रेड प्रेजेंट परसेंट ही करेंगे. अमाउंट है. ओके. तो उसके अंदर फिर जो गुडविल आएगी वो भी 100% करनी पड़ेगी, ऑल्दो हमारी बुक्स में वो 30 आ रखी होगी. करेक्ट. Okay, समझ गई. नेक्स्ट की स्टडी कौन सी है? वेल, 12 केस स्टडी 12. स्टार्टिंग से ही है. नहीं नहीं, यार, इसमें भी दे रखा है. इसमें भी, इसमें थोड़ा नीचे आओ. इसमें ना दे रखा है उन्होंने, थोड़ा सा नीचे ना इसमें डेटा दे रखा है एक्स लिमिटेड. हाँ, ये रहा, यही रहा, नोट के नीचे से. यहाँ से है. हाँ, यहाँ से. ऊपर कुछ नहीं है सिलेक्टेड डाटा. नहीं, मतलब वो अलग चीज है. ऊपर रिलेटेड इससे नहीं, रिलेटेड नहीं है. ओके, चलो. हम्म. X Limited only has a PPA at cost model book value of 75 lakh. FBL CTS is 60 million to be the recoverable amount. Building की cost model पे 150, CTS 120 at March X3. ठीक है. The non-current assets as on no liabilities are outstanding. बिल्डिंग हमारी कॉस्टलेस पे आ रही है 175 पे. कॉस्टलेस डेप्रिसिएशन वाई लिमिटेड में, इन्होंने क्या क्या notes दे दिए? लेकिन ये वाई लिमिटेड है. वाई लिमिटेड. हाँ, ये और वाई हम एक्स लिमिटेड है. लिमिटेड है. हम्म. तुम CFS की बात नहीं कर रही नहीं, हो ना ये? ये नहीं नहीं, ये सीएफएस वाली चीज नहीं है. ये इसमें ना दोनों अलग अलग एंटिटीज हैं, और कुछ हाँ इनका ऊपर कोई कॉन्ट्रैक्ट दे रखा था. ये एक क्वेश्चन याद है तुम्हें जिसमें हमने वो डाले थे कि वो असर्टेन करा था कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होगी या ये होगी, उसमें जाएगी. इंडेक्स 16 लगेगा, 36 लगेगा. हाँ ये वो हाँ वाली हाँ चीज हाँ. है, ये वाला क्वेश्चन है. वैसा सा, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है. Management of GA Limited has already been actively involved in looking out for disposing to its subsidiary X and Y for एक्स एंड वाई. improving its liquidity and streamline its operation. ओके, और ऊपर X and Y से कुछ नहीं है ना रिलेटेड? ऊपर नहीं है. नीचे X Limited दिल्ली है. This is a dormant entity whose director have been till date exploring possibilities after shutting down. No plans of revival. Management already entered into a binding sale agreement. Have a table below on my X2. Only building and PPE. With a buyer from a different industry despite being able to find buyer in the same industry. The agreement provide for a sale compensation date on the maximum this date. For making customer for its PPE is agreed. Fair value less cost of सेल का रखा है ना, और ये तो फिर NCA हेल्ड फॉर सेल हो जाएगा शायद, ये वाला तो NCHFS होएगा, राइट? हाँ, ये भी हो सकता है. ये तो नॉन करेंट ओके. एसेट्स हेल्ड फॉर सेल के अकॉर्डिंग बनेगा ना, इंडेक्स 105 और IFRS 5. नहीं, पर वो तो अपने
सब्सिडरी को क्या और करना है, लेकिन सब्सिडरी को अरे बेच रहा ये है। ध्यान रखना, IFRS 5 में भी इम्पेयरमेंट होती है। हाँ उसमें भी होती है देखिए बिल्कुल। पहले आप रेलेवेंट कैरिंग अमाउंट निकालोगे, एज पर रेलेवेंट इंडेक्स निकालोगे, उसके बाद IFRS 5 में आओगे आप। FVLCTS, हाँ उसका लोअर करेंगे। क्योंकि मेरे को भी तभी लग रहा था FVL COD लिखते हैं, वरना वो यहाँ पे FVL CTS लिखे, मीन्स वो यहाँ पे 105 1 IFRS 5 की बात कर रहे होंगे। ओके। अच्छा तभी अच्छा अगर अब तभी जैसे इसमें जो फ्री होल्ड लैंड है ना, उस जैसे इसका इन्होंने इम्पेयरमेंट नहीं करके दिखाया फ्री होल्ड हाँ लैंड का। जैसे ऊपर वाला एक्स लिमिटेड का तो ठीक है, एक्स लिमिटेड का तो सही नॉर्मल है। जो ये वाई लिमिटेड है इसमें ना और मैंने अरे एंडिंग में भी करा। तो हाँ, हाँ IFRS 5 में लैंड को हम वैसे भी वो थोड़ा करते हैं इम्पेयरमेंट। लैंड की इम्पेयरमेंट नहीं करते 105 1 IFRS 5 में। IFRS 5 में लैंड की इम्पेयरमेंट नहीं करते। ओके, हाँ ये उससे भी डिफरेंट है या इंडेक्स 105 से? इंडेक्स 105 भी सेम मतलब है क्या? दोनों में सेम है, 105 एंड IFRS 5 में दोनों में सेम है। ओके तभी, क्योंकि तभी मेरा फिर, क्योंकि मैं सिर्फ 36 से समझ रही थी और 36 के हिसाब से तो वो आंसर मेरा, क्योंकि मैं तो फ्री होल्ड लैंड में भी एलोकेट कर रही थी वैल्यू को। ओके ओके। क्योंकि देखो अच्छा टोटल ठीक है। टोटल नेट करंट एसेट्स की फेयर हाँ। वैल्यू FPL CTS दे रखी है। तो ये 105 वाली इम्पेयरमेंट है और और 105 में हम ऊपर से भी लैंड की देखोगे, तुम ये भी इम्पेयरमेंट। देखोगे, देखो एक चीज और देखो, फेयर वैल्यू फ्री होल्ड एंड हाँ इन्वेस्टमेंट लिस्टेड आर इक्विवेलेंट टू द रिस्पेक्टिव बुक वैल्यूज बियॉन्ड विच दे कांट बी इम्पेयर्ड। उसके ऊपर तुम कांट बी इम्पेयर कर भी इम्पेयर्ड। नहीं सकती उसको। अगर वो ऑलरेडी ओके, रिकवरेबल अमाउंट या मान लो फेयर वैल्यू पे, तो उसको तो इम्पेयर कर भी नहीं सकते हम। कर भी नहीं सकते। ओके तभी यहाँ पे मैच नहीं होता, यानी कि हमने फिर फ्री होल्ड लैंड को हमने उससे मेजर कर लिया, यानी इंडिविजुअल टेस्टिंग हो गई इसकी, क्योंकि उसकी सेम आ रही है तो उसमें बाकी हाँ का एलोकेशन हुआ नहीं। और इन्वेस्टमेंट लिस्टेड एंटिटी तो FVTPL पे है, तो वो तो इम्पेयरमेंट होगी नहीं, होगी नहीं उसकी। हाँ। ओके ठीक है, ये सही है, तभी मेरा आंसर मैच नहीं हो रहा था इसकी वजह से। हम्म, ठीक है ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन Then इतने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, केस स्टडी 24। 24। फ्रॉम वेयर आउटस्टैंडिंग इशू। पड़ेगा क्योंकि ये मैंने सॉल्व नहीं करा। ओके, लेट्स सी। 100% develop new streams including the work on sufficient highest figures। हम्म, मेरे को तो यही लग रहा है, नेट सेलिंग अमाउंट ठीक है, रिवैल्यूड अमाउंट। नीचे से भी देख लेते हैं एक बार, कहीं क्वेश्चन भी अच्छा खासा है। क्या पूछ रहे हैं? MCQ टोटल इम्पेयरमेंट लॉस इन प्रॉफिट एंड लॉस और अच्छा ठीक रिकवरेबल है। अमाउंट ऑफ इम्पेयर्ड मशीन ऑफ PQR, हाँ इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ बिल्डिंग। ये इंटेंजिबल एसेट कैपिटलाइज। CFS प्रोवाइड द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एंड इम्पैक्ट ऑफ द कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव एंड फाइनेंशियल पोजीशन। दोनों बनाने हैं इसमें, ये पूरा सॉल्व हो 1 to 5। पाएगा। हाँ। इसको इंडिविजुअल हम्म सॉल्व नहीं कर पाओगे, ये पूरा बनाना पड़ेगा, और रिवाइज भी बनाना है हमें इसमें। इसमें तो पहले IFRS 3 एंड 10 की भी नॉलेज चाहिए, मेनली correct, 10 की। correct। तो ये भी मतलब अभी नहीं इसके कर अंदर पाएंगे, इन्होंने ये ये अभी रिवाइज नहीं कर पाएंगे। रिवाइज स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, कुछ होगा इसके अंदर इशू वगैरह, हाँ कुछ उसके इशू बेसिस होंगे, पे बता सकते इनकॉर्पोरेटिंग इश्यूज एंड एडजस्टमेंट्स को करके। हैं। ये भी अभी सॉल्व नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट और कौन सा केस स्टडी? केस स्टडी 30। ये भी मेरे को कहीं CFS से रिलेटेड। ये तो कुछ मशीन की डैमेज का है, कुछ ऐसा लिखा हुआ है इसके अंदर। एक सेकंड को, ड्राफ्ट। when in relation to freehold manufacturing building damaged machine outstanding in outstanding issue इशू 7 and सेवन 8। एट और लेकिन CFS भी पूछ रखी है इसमें, कंसोलिडेटेड एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो इशू नंबर 7 और 8 क्या है? मैंने डिसाइडेड टू अगेंस्ट रिप्लेसिंग द मैनेजमेंट डेप्रिसिएटेड, ठीक है, does not generate cash flow independent of cash flow from other assets।
It has written down Okay. impairment loss That 20%. The 20% reduction to other of the expense. impairment. और next क्या है? Freehold, the land purchase was this, building, the life of this, remaining useful life change, open market value. इन दोनों के अंदर लग रहा है, चलो इसके अंदर इवैल्यूएशन कर लेते हैं एक बार. हाँ. One of the machine, इसके अंदर क्या होगा? Although damage, the machine still function at the around 80% of original capacity, which is still in excess of conveyor belt. For this reason, management has decided against repairing or replacing the grinder. The machine was depreciated to the net book value of 5,000 at the 31st. Net book value उसकी है 5,000. 5,000 तो मीन्स अगर हम देखें 5 तो कितनी है? 5,000 50 लाख हो गई ना, मार्क 50 लाख हो गई. 000. 50 लाख हो गई. Next, there is no active market. The machine does not generate cash flow that are independent of cash flow from other assets. It has been written down by 20% of the net book value to 40%. 20% हमने राइट डाउन भी अच्छा, कर दिया. राइट डाउन कर दी. 4,000 कर 40 लाख कर दी इन्होंने. हाँ, और इसको हम ले आए 40 लाख पे. हाँ, 40 लाख आ जाएगी 20% माइनस करके. तो इसमें इम्पेयरमेंट होता है, ये राइट डाउन हम करते हैं तो राइट डाउन करेंगे. ठीक है. ये हो और सकता है ना कि उसके फिर वैल्यू इन यूज उसकी 80% की आएगी, 20% की वैल्यू इन यूज नहीं आ रही. मे बी इसलिए इम्पेयर कर रखा हो. functioning at 20% and it has been written off by 20% of the net book value. 20% रिडक्शन ये रिफ्लेक्ट कर रहा है. और इसकी FPL CTS नहीं आ रही, और ये डज नॉट ये जनरेट इम्पेयरमेंट कैश होता है इनपुट क्या? दैट. ये इम्पेयरमेंट होती है. अगर हम प्रॉपर यूज नहीं कर पा रहे तो उसकी वैल्यू हमने कम कर दी, तो ये इम्पेयरमेंट होती है. डैमेज चलिए मशीन, चलो नेग्लिजेंस ठीक है, अगर वर्क. इम्पेयरमेंट कर दी चलो एक बार ठीक है. हाँ, क्योंकि उसकी मार्केट वैल्यू वगैरह तो डिक्लाइन हो जाएगी ना, अगर ठीक है. इम्पेयर होगी तो इम्पेयर करी होगी, डैमेज होगी तो. ठीक है. XYZ acquired a freehold manufacturing building. Land element first purchase price is 5,600,000. 5,600. And building element is 20,000. Okay. 20,000. Useful life of building was 20 years. Since there was X13 में purchase करी, no change in the value. But as 31st March, the building element was revalued to 22,500 X5 पे after 2 years. यानी कि रिवैल्यूएशन मॉडल पे कर रहे हैं. हाँ. And on 30, open 22,500. market value of building was determined at 16,500 and remaining useful life not changed. No accounting entry. यहाँ पे impairment आएगी. तो अगर हम तो इसको यानी 2 साल पहले के इसका, हाँ, पहले डेप्रिसिएशन अपवर्ड निकालते हैं रिवैल्यूएशन. और मींस इसकी वैल्यू आ जाएगी 18,000. तो अरे हम, नहीं, तो लैंड है ना, डेप्रिसिएशन क्यों कर रहे हो? ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग. नहीं, अच्छा, बिल्डिंग एलिमेंट. ओके ओके. तो बिल्डिंग एलिमेंट अलग अलग है तो हम अलग अलग भी दिखा सकते हैं. और हाँ, X5 हम इसको रिवैल्यू करके ले गए 22,500 पे. 500 तो हमने और 4,500 4500 का रिवैल्यूएशन अपवर्ड गेन कर लिया रिवैल्यूएशन इन OCI. OCI में. हम्म. और अब इसकी मार्च X18 को, और इसकी लाइफ होगी अब 18 है, तो इसका रिवाइज डेप्रिसिएशन भी हमें साथ साथ कैलकुलेट करना है. 18 ईयर्स, इसका रिवाइज डेप्रिसिएशन हो जाएगा 1250. 1250. और आफ्टर X18 पे है, X18 16 17 3 इयर्स. 3 साल हो गए. हाँ. तो 3 इयर्स का डेप्रिसिएशन है accumulated 3750. That's this amount 1250. 18750. और इसकी ओपन मार्केट वैल्यू है 16,500. 16,500. तो इसका राइट डाउन होगा यानी ये हमारा 20 to 50 से. ये रिवैल्यूएशन लॉस होगा या इम्पेयरमेंट होगा? ये इम्पेयरमेंट है, इम्पेयरमेंट लॉस है. और इम्पेयरमेंट लॉस है तो हमें इसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा OCI के अंदर. OCI. इम्पेयरमेंट लॉस एक बार इन बताओ, हम रिवैल्यूएशन लॉस और इम्पेयरमेंट लॉस को बाइफरकेट कैसे सेम ट्रीट करेंगे? कर सकती हो, सेम ट्रीट कर सकती हो.
कर सकते हैं ना। हाँ, नाम अलग अलग, बस सेम ट्रीटमेंट हो सकता है एक तरीके से। हम्म। तो ये अकाउंटिंग एंट्रीज इनकी पास हो जाएंगी आगे। कोई नहीं हम्म। हुई तो पहले रिवैल्यूएशन गेन में ले जाओ, फिर इम्पेयरमेंट कर दो उसकी। फिर इम्प्लीमेंट लॉस हो गया। इनका ट्रीटमेंट देख लेते हैं, बाकी और कुछ इसके अकॉर्डिंग इतना ही है तो। हम्म। क्वेश्चन नंबर 7। इम्पेयरमेंट वुड बी गवर्न्ड बाय IAS 38 टू इंश्योर, ठीक है। General principle in present case, no method of assessing fair value less cost of disposal of machine. Since there is no market, we should therefore use value in use. Also, machine do not generate cash flow independent. We should therefore consider the value in use for CGU. While the crushing machine capacity has been reduced by 20%, it can still operate at a faster speeds than the attached conveyor belt. The production line therefore not been impaired and no impairment loss should be recognized for the machine. मशीन ओके। Therefore, the यानी relevant वो adjustment in financials should be made PPE debit टू एडमिन and to एक्सपेंस। administration expense being adjustment made for reversal of impairment loss। जो उन्होंने एक्चुअली कर दिया था वो नहीं होना चाहिए था, जो मैं कह रहा वो था ना, नहीं होना इम्पेयरमेंट चाहिए। थोड़ी ना है। हाँ 5,000 से जो 4,000 लेके गए वो। हाँ, ओके। उसको रिवर्स अब वापस करना पड़ेगा, उन्होंने गलत ट्रीटमेंट किया है। हम्म। हम्म। और नेक्स्ट, लैंड इज नॉट डेप्रिशिएटेड एज इंडेफिनिट लाइफ, उसी पे शो होगी, ठीक है। बिल्डिंग दी है। कैरिंग अमाउंट बिफोर रिवैल्यूएशन 18,000, करेक्ट। बिल्डिंग वाज हम्म। रिवैल्यूड एंड 45,000 इन रिवैल्यूएशन surplus OCI, and depreciation of 1250, always calculate new हम्म। depreciation amount। करेक्ट तो क्या। Would elect to make annual transfer of 12 to 50,000 from revaluation surplus to retained earning from statement of change in equity। oh, ये नई लाइन है। हम्म। 1250, हमने ये 4500 डाला, हाँ 4500 को अगर हम 1800 से करें तो भी वही अमाउंट आएगी शायद, 250। 250, 4,500 को 1,800 से क्यों 4,500 को। क्योंकि अगर हम नॉर्मल 18 ईयर से डेप्रिसिएशन, क्यों। अगर अच्छा। क्योंकि अगर हम 1000 हाँ। डेप्रिसिएशन ही चार्ज ऑफ करते रहे और हम रिमेनिंग जो 250 एडिशनल है वो रिवैल्यूएशन सरप्लस से नोक ऑफ करते रहेंगे। ओके। हम्म। अच्छा। ठीक है, ऑन 31 मतलब मार्च उसकी एक्स 18। उसकी जो रिमेनिंग लाइफ है उसके बेसिस पर। हाँ, तो मार्च एक्स 18 पे कितनी होगी, लैंड 56 पे ही, उतने पे। और बिल्डिंग 18750, हमारे जो आंसर था 18750। हम्म। ओपन मार्केट वैल्यू ये है, तो 2250 का इम्पेयरमेंट लॉस होगा। तो सिमिलर एंट्रीज पास हो जाएंगे, डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड पहले, फिर इम्पेयरमेंट टू नॉन करंट 2250 से। अच्छा। इन्होंने सोची बना कैसे। रिवाइज ड्राफ्ट क्वेश्चन नंबर 8 है क्या, हाँ। ये रहा इनका एडजस्टमेंट। ये क्या है, 1 2 3 4 1, अच्छा एडजस्टमेंट का है, इफेक्ट एक एक का। जैसे अगर हमने 7 और 8 की है, अच्छा। ये ओके। क्वेश्चन देखो कितना, 1 और 8 का, हाँ जैसे 1250 का एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस है नोक ऑफ किया, और टू टू हाँ फाइव जीरो भी डाला। उसी आई के अंदर। ओके जो हम्म। हमारा गेन आ रहा था। और 1000 का जो राइट बैक किया था एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस से। वो हमने माइनस ओके जिस इसमें से एडमिन एक्सपेंस में से हटा दिया। ये भी देखो, माइनस कर दिया। ये कितनी नई चीजें हैं हम्म। कि जो रिवाइज बनाना है अब आपको। अ, ये तो जब और पूरा तो, एफआर रिवाइज हो जाएगा तब तो एक एक केस स्टडी पूरी पूरी बैक पे सॉल्व करनी पड़ेगी एक बारी में, क्योंकि अब तो हम टुकड़ों में कर लेते हैं क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के। ये भी है। पूरी एक बारी में तरीके से, मतलब जैसे एग्जाम में करेंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बट अगर तुमने अगर ये भी सॉल्व कर लिया, अगर सिमिलर इंडेक्स, तो तुम आगे भी राइट वो कर सकते हो ना ऑटोमेटिकली। हाँ जैसे अब CFS वाली है वो तो चलो तुम्हें एक, एक वन गो में करनी पड़ेंगी। बाकी अदर देन दैट है, हम्म। वो तुम एक एक इंडेक्स करके करो तो भी कोई हाँ दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो उसमें क्योंकि कुछ केस स्टडीज में तो वो बटे हुए होते हैं ना, उनके सिचुएशन कुछ इंटरलिंक नहीं होती कुछ कुछ में। हाँ, जैसे अब इसमें मतलब जैसे लिंकेज है इसमें। लिंकेज है इसके अंदर। हाँ हाँ, तो इसको पूरा एक वन गो में करना ही पड़ेगा। जितने भी इसमें सीएफएस वाले देते हैं ना, उसके अंदर लिंकेज होती है ऊपर नीचे कहीं ना कहीं। हाँ, CFS जहाँ भी होगा, 103 होगा, IFRS 3 हम्म। होगा, IFRS 1 होगा, वो सब इंक्लूडेड ही होगी इनकी।
गुड। एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में भी इंक्लूडेड हो तभी सकते हैं, इंटर रिलेटेड हो सकते हैं। चलो एक बार रिकॉर्डिंग यहाँ पे स्टॉप करते हैं।